नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 पर और मनी 9 के आई ओपनर एपिसोड में। ये 19वां एपिसोड है और मैं कुछ समय पहले आपके साथ इसमें जुड़ता था, लेकिन काफ़ी टाइम बाद आप मुझे इस एपिसोड में देख रहे होंगे और एज ऑलवेज हमारे साथ मौजूद हैं संदीप सर। आज का जो टॉपिक है सर, आई होप इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि मुझे उसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है। बात मैं करने वाला हूँ बॉन्ड, नहीं बल्कि मुझे भी कम है। मैं भी जितना पढ़ पाया मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा और ज़्यादातर लोगों को नहीं है। आज का आई ओपनर है ही यही। एक्चुअली आपने सही मुद्दा उठा दिया। एग्जैक्टली जानकारी का जो अभाव है ना, वही सबसे बड़ी कमी है इस वाले एपिसोड के अंदर उठाए गए टॉपिक पर। टॉपिक है हमारा बॉन्ड मार्केट पर। अब आजकल आपने देखा होगा बीते कुछ टाइम पीरियड के अंदर जो फाइनेंशियल मार्केट है वो मजबूत ग्रोथ दिखा रही है, लेकिन इस ग्रोथ में रिटेल निवेशकों का ज़्यादा उत्साह इक्विटी सेगमेंट को लेकर रहा है। इक्विटी के मुकाबले बॉन्ड मार्केट में रिटेल निवेशकों की जो भागीदारी है अभी भी काफ़ी कम देखने को मिलती है। बॉन्ड मार्केट में रिटेल की भागीदारी कितनी है, बॉन्ड मार्केट से रिटेल निवेशक की जो दूरी है वो बढ़ती क्यों जा रही है, ये कुछ ऐसी वजहें हैं जो समझना ज़रूरी है। साथ ही बॉन्ड मार्केट को बढ़ावा देने के लिए सेबी और आरबीआई जैसे रेगुलेटर्स क्या भूमिका निभा रहे हैं, तो ये कुछ हम समझेंगे सर के ज़रिए और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ चल रहा है इस बॉन्ड मार्केट के अंदर। तो सर, मैं इस पूरे मुद्दे को आगे बढ़ाऊं, इसके अंदर सबसे पहले कुछ चीज़ें मैं ऐड करना चाहता हूं, जैसे जो मुझे लगता है, जो मैं अपने आप को लेकर बोल रहा हूं कि क्यों लोग इससे दूर होंगे। शायद मैं भी उसमें से एक कारण हो सकता हूं कि मैं क्यों दूर हूं, वो मैं बताना चाहता हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज़ है जागरूकता की कमी है। मुझे जैसे नॉलेज नहीं है तो जाहिर है बहुत से लोगों को नहीं है। और उसके अलावा भाई, जब जागरूकता की कमी है, आपको उस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है, तो जाहिर तौर पर उसकी जो बारीकियां हैं या उसके जो रिस्क या रिवॉर्ड हैं, उन चीज़ों की जानकारी भी आपको कम होगी, राइट। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर होंगी सर। मुझे जो मेन पॉइंट लगा वो मैंने बोल दिया। अब बाकी क्या आपको लगता है कि जागरूकता क्यों है? पहले तो नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। बहुत समय के बाद आप मेरे साथ जुड़े हैं। तो जागरूकता नहीं है तो आपको पता ही नहीं होगा निटी-ग्रिटीज़ क्या है, उसकी बारीकियाँ क्या हैं, तो फिर रिस्क कितना होगा, रिवॉर्ड कितना मिल सकता है, आपको फ़ायदा क्या होगा, नफ़ा क्या होगा, नुकसान क्या होगा। और इसमें ना कुछ जार्गन्स हैं। हर आप सिक्योरिटीज़ को अगर आप कोई भी चाहे इक्विटी की बात कर लें तो आपको बायबैक जैसे टर्म आपके सामने आते हैं, डिविडेंड आपके सामने आता है, ट्रेडिंग में कुछ टर्मिनोलॉजीज आपके सामने आती हैं, एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट, बहुत सारी चीज़ें आती हैं सामने। ऐसे ही जब आप बॉन्ड मार्केट में आते हैं ना, इक्विटी के बारे में जागरूकता बहुत ज़्यादा लोगों को पता है। प्रोग्राम्स भी चलते हैं, हम भी बहुत ज़्यादा रन करते हैं प्रोग्राम्स, बाकी और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, तो आपको पता है, बार बार सुन के देख के जान के आपको ना पता चल जाता है। बॉन्ड मार्केट में भी कुछ टर्म्स हैं, जैसे कूपन रेट हुआ, यील्ड हुआ, रेटिंग हुआ, मैच्योरिटी पीरियड हुआ, ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपको पता ही नहीं, जागरूकता ही नहीं, तो आपको ये सब भी नहीं पता होगा। ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और बॉन्ड्स मतलब डेट मार्केट। जब आप डेट मार्केट में निवेश करते हैं तो उसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं उसका आपको अंदाज़ा ही नहीं है। मतलब आपके पोर्टफोलियो में अगर डेट का पोर्शन है या रखते हैं अगर आप, तो उससे आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं ये भी आपको नहीं पता चलता। तो पता ही नहीं होता आपको कि क्या बेनिफिट्स हैं, तो आप फिर चेष्टा ही नहीं करते, कोशिश नहीं करते कि मैं डेट की तरफ भी मूव करूं या फिर अपने पोर्टफोलियो में कुछ हिस्सा उसका भी रखूं। तो बॉन्ड या सिक्योरिटी मार्केट तक एक्सेस भी कम है। जागरूकता ज़्यादा बढ़ाई गई भी नहीं है, ज़्यादा कुछ हुआ भी नहीं है। और इक्विटी लोगों को पसंद भी होता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा रिटर्न्स के वादे किए जाते हैं, ज़्यादा कवर्ड है, ज़्यादा एक्सटेंसिवली बात होती है। ज़्यादा है, मतलब 10 वाला शेयर 40 हो जाएगा, तो आपको थोड़ी फैंसी भी है उसमें उस चीज़ की ना, कि ये ज़्यादा रिटर्न अच्छे दे सकता है। और बॉन्ड्स ज़्यादा अच्छे रिटर्न देते भी नहीं है। मैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं डिस्करेज कर रहा हूँ। बॉन्ड्स ज़्यादा रिटर्न नहीं लेते। हाई रिस्क हाई रिटर्न, कम रिटर्न ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो ये फ़ायदे जब आप समझ के आएंगे ना बॉन्ड मार्केट में, तो जाहिर सी बात है फिर आप और ज़्यादा पढ़ने के लिए प्रोत्साहित होंगे। फिर आप सोचेंगे भी कि मुझे पोर्टफोलियो में डेट का हिस्सा क्यों रखना चाहिए, उससे फ़ायदे नुकसान क्या है, डाइवर्सिफिकेशन, ये वो दुनियादारी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये कुछ मोटा मोटी पॉइंट्स मैंने कवर करने की कोशिश करी कि आखिर रिटेल निवेशक दूर क्यों हैं जहाँ तक ये बॉन्ड मार्केट की बात है। अब अगर मैं ये बताऊं आपको कि रिटेल निवेशकों की समझ से परे है ये जो पूरा मामला है, तो उत्साह की कमी है ही है बॉन्ड मार्केट में। इक्विटी को लेकर उत्साह बहुत है, तो फाइनेंशियल मार्केट्स ग्रो बहुत की है, लेकिन उसमें इक्विटी का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहा है एज़ कम्पेयर टू
बॉन्ड मार्केट या फिर डेट मार्केट की आप बात करें। और एक ना जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, उनका एक अंदाज़ा है कि डेट मार्केट में यानी कि बॉन्ड मार्केट में केवल 4% लोग ही पैसा लगाते हैं, तो मेयर 4%। जी, तो बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत यहाँ पे एक आप कह सकते हैं कि पेनिट्रेशन की कमी है, जागरूकता की कमी है, फ़ायदे नुकसान नहीं पता है, क्यों पैसा लगाना चाहिए। तो उस लिहाज से रिटेल निवेशकों की इस बॉन्ड मार्केट से दूरी है। मतलब मेन जो है, जो मुझे पूरे इस आपने जो चीज़ें बताई ना, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि शायद नॉलेज का कम होना एक मेन कारण है लोगों का इससे दूरी बनाए रखने का। नॉलेज का कम होना और नहीं है लोग, आप कह रहे हैं अब ये चिकन एग वाली स्टोरी है कि लोग नहीं है इसलिए लिक्विडिटी नहीं है, या लिक्विडिटी नहीं है इसलिए लोग नहीं है। बेसिक कारण तो यही है कि लोग है ही नहीं इस मार्केट में ज़्यादा, वॉल्यूम है ही नहीं ज़्यादा, लोग आते ही नहीं ज़्यादा इसमें ट्रेड करने के लिए या फिर कारोबार करने के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए। तो जाहिर सी बात है फिर लिक्विडिटी का इशू तो होगा ही, और ये लिक्विडिटी ही रोहित भाई सबसे बड़ा इशू है कि लोग बॉन्ड मार्केट की तरफ रुख ही नहीं करते हैं। तो इक्विटी के मुकाबले आप देखेंगे तो इक्विटी तो बहुत लिक्विड है, बहुत लिक्विड है। उसके मुकाबले ये जो डेट मार्केट है, लिक्विडिटी बड़ी समस्या है। स्पेशली जैसे मैंने आपको कहा कुछ जार्गन्स हैं, कुछ टर्म्स हैं, जैसे मैच्योरिटी है, रेटिंग है। इसमें रेटिंग का बड़ा खेल है, स्पेशली जो AAA रेटेड है ना, जो हाईएस्ट नॉच रेटिंग होती है, वो रेटिंग वाले जो स्टॉक्स हैं, या स्टॉक्स ही मुंह से आता है, देखिए जो बॉन्ड्स है ना उनमें जो लिक्विडिटी है ना वो ज़्यादा रहती है। और चुनिंदा जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं, जैसे कुछ टाइप्स हैं ना बॉन्ड्स के, जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, जो चुनिंदा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं या फिर जो हाई रेटेड बॉन्ड्स होते हैं ना, उनके लिए तो खरीदार आपको मिल जाएंगे, यानी कि उसका मार्केट है। मार्केट का मतलब बायर सेलर दोनों हैं। लेकिन जो बाकी स्टॉक, बाकी जो बॉन्ड्स होते हैं ना उनमें हम देखते हैं कि जो बायर सेलर है उनकी काफ़ी ज़्यादा कमी होती है, और ज़्यादातर जो ट्रेड होता है ना वो ओवर द काउंटर होता है, OTC ट्रेड्स होते हैं। इस वजह से भी आपको वॉल्यूम ज़्यादा नहीं दिखता एज फार एज बॉन्ड मार्केट इज कंसर्न। तो प्राइस डिस्कवरी जो होती है ना, जैसा हम इक्विटी में देखते हैं, कोई नया IPO लिस्ट होता है तो प्राइस डिस्कवरी होती है, पहले दिन फ्री हैंड होता है, कितना भी स्टॉक ऊपर चढ़ सकता है या गिर सकता है। जैसा हम FNO में भी देखते हैं, उसमें कोई सर्किट लिमिट नहीं होती है। तो प्राइस डिस्कवरी अच्छी नहीं होगी या ट्रांसपेरेंट नहीं होगी जब कोई लिक्विडिटी नहीं होगी, ज़्यादा बायर सेलर नहीं होंगे, यानी आपको पता ही नहीं चलेगा कि सही भाव किसी चीज़ का क्या है। तो लिक्विडिटी की वजह से ये भी एक दिक्कत हो जाती है। और ज़्यादातर बॉन्ड इशू एक्चुअली क्या है ना कि ये मार्केट थोड़ा सा रिजर्व्ड है या फिर प्राइवेटली प्लेस्ड है पूरा। प्राइवेटली प्लेस का मतलब ये हुआ, जब कोई प्राइवेट प्लेसमेंट होता है ना, प्राइवेट से वर्ड आपको समझ आता है कि पब्लिक नहीं मतलब एट लार्ज नहीं, सबको नहीं, कुछ चुनिंदा लोगों को, सिलेक्टिव ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को जब कोई प्लेसमेंट किया जाता है या फिर कोई बॉन्ड दे दी जाती है या फिर शेयर भी दे दी जाती है। प्राइवेट प्लेसमेंट इक्विटी का, शेयरों का भी होता है। इसी तरह से बॉन्ड मार्केट में जो ज़्यादातर इशुएंसेस होते हैं ना, जो बॉन्ड जारी किए जाते हैं, वो प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए किए जाते हैं। इसलिए आपके मेरे जैसे जो रिटेल निवेशक है ना, जो हमें दर्शक देख भी रहे हैं, उनको मौका ही नहीं मिलता है, एक्सेस ही नहीं है उनका, बॉन्ड नहीं है तो फिर कहाँ से बॉन्ड मार्केट को लेकर, या फिर जब बॉन्ड्स इशू होते हैं तो वो भी एक दिक्कत की बात है लिक्विडिटी के साथ साथ, जिस वजह से लोग ज़्यादा बॉन्ड मार्केट में प्रेजेंट ही नहीं है, जिस वजह से आपको लिक्विडिटी दिखती नहीं है। इसमें आप ये भी मान के चलिए कि जब प्राइवेट प्लेसमेंट होगा तो प्राइवेट प्लेसमेंट में कौन लोग आएंगे? समझदार, दिग्गज, संस्थागत निवेशक, और वही लोग हैं जो इस मार्केट को डोमिनेट करते हैं। इसमें बैंक्स हुए, इंश्योरेंस हुआ, म्यूचुअल फंड्स हुए, कुछ और बड़े दिग्गज कंपनियां जिसमें पेंशन फंड्स आप जोड़ लीजिए, इनकी ज़्यादा भागीदारी है, डोमिनेट करते हैं इस मार्केट को। वो उनको समझ भी है। मैं इक्विटी के केस में भी कहता हूँ, जो QIB होते हैं या फिर जो एंकर निवेशक होते हैं, बड़ा पैसा लेकर आते हैं, बड़ी समझ लेकर आते हैं, बड़ी पेशेंस भी लेकर आते हैं, वही लोग हैं जो बॉन्ड मार्केट को भी डोमिनेट करते हैं। तो एक लिक्विडिटी भी बड़ी समस्या है, बड़ी दिक्कत है, जिस वजह से बॉन्ड मार्केट से आपके मेरे इनके जैसे जो रिटेल निवेशक हैं वो एब्सेंट है या फिर नॉन एग्जिस्टेंट है। ये आम लोगों की पहुंच से दूर है, दूरी बना रखी है लोगों ने, ऐसा कहना ठीक नहीं है। जितना मैं समझाऊं, दूर है, इसलिए दूरी बनाना मजबूरी सी है। आम नहीं, खास लोगों के लिए ये, और ये खास लोगों के लिए है डेफिनेटली। और जैसा कि आप देख रहे थे, क्या है कि आम लोगों के सर पे स्टॉक मार्केट चढ़ा हुआ है, तो बॉन्ड मार्केट को कैसे पूछेंगे भाई, कहाँ तक याद रखेंगे? ये समस्या हो सकती है। एग्जैक्टली ये सर ने सही बताया। सर, ये मेरा पर्सनल सवाल है कि दोनों में से बेहतर कौन है? वो आपने मुझे शुरू में ही बताया कि उसके अंदर रिवर्स में बैक जो आपको मिल रहा है ना, वो दिमाग में है कि अरे 10 का 4 हो जाएगा, पैसा डबल हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। पर बड़े बड़े दिग्गज तो इसके अंदर आ रहे हैं इंटरेस्ट लेके, तो इसमें भी तो 2 का 4 हो रहा होगा। इसमें ना नहीं होता है, मतलब 2 का 4 की बात ही नहीं एक्चुअली इसमें, आपको सही बताऊं मैं।
2 का 4 होने की बजाय आपका 2 रह जाएगा, नहीं रह जाएगा, वो वाली बात ज़्यादा है। अच्छा, तो फिर रिस्क भी है। आपने मेरी बात पे गौर कीजिएगा, मैं बहुत बड़ी बात आपको बोल रहा हूँ ये कि 2 का 2 रहेगा नहीं रहेगा। इक्विटी में बहुत सारे स्टॉक होते हैं, 100 का लिया 50 हो गया, 200 का लिया 50 रह गया, तो 150 रुपये तो निकल गया। इसमें कभी ये नहीं होगा, 2 का 1.5 नहीं होगा कभी, 2 का 2.07 ही होगा, 2.10 ही होगा, क्योंकि ब्याज आपको मिलेगा, ब्याज आपको मिलेगा, दैट्स व्हाई। तो स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पे आ जाता है। लेकिन रोकती पता क्या चीज़ है, रोकती है इसको टैक्स में कोई प्रोत्साहन नहीं है, कोई इंसेंटिव नहीं है कुछ। तो एक बात हमने करी लिक्विडिटी वाली, नियम। दूसरी बात आप आ जाइए कि टैक्स को लेकर कोई भी ऐसा प्रोत्साहन इंसेंटिव नहीं है, कोई टैक्स छूट नहीं है। ऐसे जो नियम है ना टैक्स के बॉन्ड मार्केट को लेकर, वो लोगों को ज़्यादा खींचते नहीं है अपनी तरफ, प्रोत्साहित नहीं करते ना कि आइए आप पैसा लगाइए ताकि आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा। इक्विटी में कुछ हैं, जैसे ELSS में आप पैसा लगाते हैं तो आपको कुछ टैक्स बेनिफिट, टैक्स ब्रेक्स मिलते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मौजूदा टैक्स फ्रेम में लोगों के पास कोई इंसेंटिव नहीं है जिस वजह से लोग आए पैसा लगाएं इसमें। तो बॉन्ड में अगर आप निवेश करते हैं, स्पेशली जो छोटे निवेशक हैं, रिटेल निवेशक हैं, उनके लिए तो कोई छूट का प्रावधान नहीं है। प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट 2023 के बजट में आपको याद होगा डेट म्यूचुअल फंड्स के लिए जो टैक्स स्ट्रक्चर है ना, उसको सरकार ने बदल दिया था। उसमें किया क्या था, इन्होंने इंडेक्सेशन का जो फायदा है ना उसको वापस ले लिया था। तो 12 महीने से कम, जिसको हम शॉर्ट टर्म कहते हैं, उसमें अगर आपका गेन होता है तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं, STCG जी। 12 महीने से ज़्यादा का निवेश, उस पर आपका जो गेन हुआ उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन LTCG कहते हैं। तो जो STCG है, शॉर्ट टर्म वाला जो कैपिटल गेन है, उसमें आपको अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से पैसा चुकाना है। अगर आप कोई पैसा बनाते हैं, कमाते हैं, तो आपने छोटी अवधि में बेच दिया, यानी कि 1 साल से पहले बेच दिया, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर आपको अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से 20% वाली स्लैब में आते हो तो 20%, 30 वाली में आते हैं तो 30% टैक्स चुकाना होगा। अब अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाली कैटेगरी में आते भी हैं, LTCG वाली में भी, यानी कि 12 महीने से ज़्यादा होल्ड करने के बाद आपने अगर कोई किसी बॉन्ड्स की बिकवाली की है तो भी आपको 12.5% टैक्स देना होगा। और उसमें इंडेक्सेशन का जो फायदा है ना वो हटा लिया गया। ये मैं डेट म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहा हूँ, बॉन्ड्स की नहीं बात कर रहा हूँ। तो डेट म्यूचुअल फंड्स में भी जो एक फ़ायदा था भी, जिस वजह से लोग आते थे पैसा लगाने के लिए, वो भी हटा लिया गया है। तो कुछ है नहीं ऐसा टैक्स वाइज भी कि लोग आके इसमें पैसा लगाएं। तो आई ओपनर से ज़्यादा ना ये इसमें तो फाइंडिंग्स हैं ज़्यादा, ढूंढने वाली चीज़ें ज़्यादा मिल रही है। हाँ सर, इक्विटी मार्केट के अंदर तो रेगुलेटर का बहुत इन्वॉल्वमेंट रहता है, उनके बिना तो चीज़ें आगे बढ़ती नहीं है। इसका क्या हिसाब किताब है? इसमें भी ऐसा ही कुछ है? नहीं, और कितने हद तक लगता है सेबी या एंड ऑल? ऐसा नहीं है कि सौतेला व्यवहार किया जा रहा है ऐसा मत सोचिए। मैंने आपकी बात समझने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि इक्विटी मेरा ब्लू आइड बॉय या मेरा दुलारा बच्चा है और ये मेरा सौतेला बेटा है, इसको दरकिनार करें, इससे सारे बेनिफिट्स ना दिए। ऐसा नहीं है, सेबी की कोशिश चल रही है। मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूँ। 2024 में सेबी के कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए सेबी की ओर से, जिससे बॉन्ड मार्केट में काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम बनता हुआ दिखा, स्पेशली कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की जहाँ तक बात है। सेबी ने क्या किया था, जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है ना कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, उसको कम किया था। आई थिंक 1 लाख रुपए था, उसे घटाकर सीधा 10,000 रुपये कर दिया गया, यानी कि 1/10 कर दिया गया। तो एक जो बैरियर होता था पहले, वैसे तो जो पैसा लगाते हैं उनके पास कमी नहीं है। 2-2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की लिमिट IPO में है रिटेल निवेशक की। 2 लाख से कम वाले को ही रिटेल समझा जाता है। किसी स्टॉक में भी ऐसा ही होता है। आप कोई TCS, कोई वोडाफोन आइडिया भी होल्ड करते हैं ना, मैंने दोनों इसलिए बोले कि एक 3,000 का, एक 10 रुपये का। तो आपका 2 लाख रुपए से कम का इन्वेस्टमेंट है तो आप रिटेल निवेशक है। 2 लाख पार हुआ तभी आप पार होते ही आप NII बन जाएंगे, यानी जिसे आप पहले HNI बोलते थे, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। तो इस केस में माना जाता था कि कम से कम आपको 1 लाख रुपए लगाने हैं, इस वजह से लोग नहीं आते कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में पैसा लगाने। उसको घटाकर 10,000 रुपए सेबी की ओर से कर दिया गया। प्लस 2022 में जो ऑनलाइन बॉन्ड ट्रेडिंग है उसके लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी तैयार किया गया सेबी की ओर से। तो फरवरी 2025 में एक बॉन्ड सेंटर नाम का प्लेटफॉर्म भी सेबी की ओर से लॉन्च किया गया। तो इसमें क्या था ना, इसकी मंशा क्या थी, इसमें एक तो चीज़ें ट्रांसपेरेंट बनाना, यानी कि जो बॉन्ड्स की ट्रेडिंग होती है उसको कैसे ट्रांसपेरेंसी उसमें बढ़ाई जा सके, और सेंट्रलाइज डेटाबेस बनाने का जो उद्देश्य है वो सेबी की ओर से किया गया था। ये बॉन्ड सेंट्रल नाम का जो एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था उसके ज़रिए। तो हाल में कुछ और भी हुआ है। हाल में क्या हुआ है कि बॉन्ड इशू करने वाले की ओर से जो इंसेंटिव दिए जाने का जो प्रस्ताव है ना, वो भी सेबी की ओर से दिया गया। यानी कि जो बॉन्ड इशू करते हैं, बॉन्ड इशुएंस करने वाले, जो बॉन्ड इशू जारी करते हैं, वो इंसेंटिव्स दे सकते हैं, ऐसा प्रस्ताव सेबी की ओर से रखा गया। तो अगर आपको इंसेंटिव मिलेगा जो बॉन्ड इशू ही कर रहा है सामने से, चाहे वो डिस्काउंट ऑफर कर दे, कोई कूपन रेट आपको ज़्यादा दे दे, यानी कि आपको या तो सस्ते में बॉन्ड दे दे या आपको ब्याज ज़्यादा दे दे,
उसमें भी कैटेगरीज हैं आगे कि कोई सीनियर सिटीजन हुआ, कोई महिलाएं हुई, या फिर सैनिक हुए जैसे आपके सैन्य बल हुआ, या फिर कोई ऐसे छोटे निवेशक हैं, उनके लिए आपने कोई डिस्काउंट दे दिया पेपर में जब आपका बॉन्ड इशू आया, या आपने कूपन रेट ज़्यादा उसमें रख दिया। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, ऐसे प्रावधान शुरू किए जा सकें बॉन्ड इशूअर के जरिए जो इशू करते हैं बॉन्ड्स। ऐसा प्रस्ताव भी सेबी की ओर से रखा गया। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि सेबी की ओर से की गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए ये मार्केट पिकअप नहीं हो रहा है। ऑन टॉप ऑफ दैट आप देखिए अभी हाल ही में आपको याद होगा तुहिन कांत पांडे जी जो कि सेबी के चेयरपर्सन हैं, उन्होंने बोला था कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग शुरू करने की उनकी योजना है। हाँ, ध्यान रखिए, अभी कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ। उन्होंने बोला था कि हम वी आर थिंकिंग ऑन दीज लाइन्स कि डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में शुरू की जा सके। अब क्यों ऐसा उन्होंने बोला, मैं अपनी समझ बता रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि उन्होंने क्यों बोला। कि आप इंडिया में इक्विटी में जो डेरिवेटिव्स मार्केट उसमें वॉल्यूम देखिए किस तरह से है जी। इतनी वार्निंग्स आती हैं, सेबी बोलता है 90-95% लोग पैसा गवाते हैं, कम से कम 1 लाख रुपए गवाते हैं हर साल। ये फाइनेंशियल ईयर के एंड पर स्टडी आ जाती है सेबी की, उसके बावजूद आप वॉल्यूम्स देखिए ज़बरदस्त वॉल्यूम है। यानी कि एफएनओ में लोगों का बहुत रुझान है, बहुत मार्जिन कम देना पड़ता है, तो उससे लोगों को लगता है कि 100 रुपये का माल आपको 10 रुपये में मिल जाएगा, बाकी मार्जिन पे खेल लेंगे, आम भाषा में बोल रहा हूँ आपको। तो उस लिहाज से बड़ा अगर इसमें बॉन्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में भी अगर एफएनओ या फिर डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग शुरू कर दी जाए तो शायद ये पिकअप हो जाए। मेरे को ऐसा लगता है कि यही मंशा के शायद उन्होंने बोला है, दे आर थिंकिंग ऑन दीज लाइन्स। और फिक्स्ड इनकम मार्केट की जहाँ तक बात है ना, उसमें भी जागरूकता बढ़ाने के लिए सेबी ने कहा है कि वो कुछ कैंपेन शुरू करने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि रेगुलेटर्स की ओर से नहीं किया जा रहा, सेबी बहुत प्रोएक्टिवली काम कर रहा है, एक्टिवली जोर कोशिश चल रही है किसी तरह। हाँ, आम निवेशक इसमें आ जाए, लाख वाली चीज को 10,000 में पहुंचा रहे कि भैया जुड़ो कुछ तो आओ, बट फिर भी शायद उतना उस तरह का बूस्ट नहीं मिल रहा जैसा नहीं हो रहा इक्विटी मार्केट में देखने को मिलता है। इसमें आरबीआई का भी कुछ रोल है, वो भी कुछ अपना इनिशिएटिव ले रहे हैं कुछ। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है आरबीआई एक्टिव नहीं है। आरबीआई में आप देखें तो नंबर 2021 में रिटेल डायरेक्ट पोर्टल शुरू किया गया था आरबीआई की ओर से। सरकारी सिक्योरिटीज़ में जो रिटेल का पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ाने के लिए ये शुरू किया गया था कि रिटेल की ओर से जो प्राइमरी ऑक्शंस होते हैं ना G-Secs के, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के, उसमें कैसे रिटेल का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए, उनको लेके आया जाए, इसकी मंशा से ये शुरू किया गया था। और उसके साथ साथ आप देखें ना तो सेकेंडरी मार्केट में भी खरीद बेच में इनको आसानी हो, इस वजह से भी इसको शुरू किया गया था। और उसके साथ साथ जो टी बिल्स होते हैं, ट्रेजरी बिल्स, उसमें एसआईपी की सुविधा भी शुरू की गई है अगस्त 2025 में। ज़्यादा दूर नहीं है, अभी अगस्त 2025 की ही बात है। एसआईपी के जरिए आप ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये भी एक स्पेशल विंडो है जो कि आरबीआई की ओर से इनिशिएटिव लिया गया है। अब उससे हुआ क्या है, 10 नवंबर तक के आंकड़े आपके सामने रखना रोहित भाई। प्राइमरी ऑक्शंस में जो सब्सक्रिप्शन है 7,544 करोड़ रहा, पिछले साल ये 5,625 करोड़ था। तो ये जो स्टेप लिया गया है ना आरबीआई की ओर से, इसमें कुछ जो पॉजिटिविटी है, ये ग्रीन शूज बोलते हैं ना हम, जो वो दिखने लगे हैं कि हाँ रिटेल की तरफ से धीरे धीरे ही सही, लेकिन हाँ पार्टिसिपेशन बढ़ने लगा है। दूसरी ओर सेकेंडरी मार्केट में जो कुल ट्रेडेड वॉल्यूम है, यानी कि आपने बॉन्ड खरीद लिया, इशू हुआ, उसके बाद वो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होता है, वो जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है जो मैं कह रहा हूँ थिन है, जो मैंने लिक्विडिटी में बात की थी, वो वॉल्यूम भी धीरे धीरे पिकअप हो रहा है। वॉल्यूम आप देखिए जो पहले 5,776 करोड़ रुपए, माफ़ कीजिए 941 करोड़ का पिछले साल, वो अब सेकेंडरी मार्केट में कुल ट्रेडेड वॉल्यूम आप देखिए वो बढ़कर हो गया है 5,776 करोड़। तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि वॉल्यूम्स पिकअप हो रहे हैं। तो 941 से 5,776 करोड़, कम से कम 6 गुना की बढ़त है। 6 गुना की बढ़त दिखाई दे रही है। तो वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, लेकिन नंबर इतना छोटा है कि अभी रजिस्टर नहीं हो पा रहा है। रजिस्टर नहीं हो रहा है, एग्जैक्टली। तो आरबीआई भी स्टेप ले रहा है, सेबी की ओर से भी कदम उठाए जा रहे हैं, मार्केट पिकअप कर रहा है, लेकिन लोगों का ध्यान नहीं है। इट टेक्स टाइम, थोड़ा समय लगेगा। तेरा ध्यान किधर है? तेरा बॉन्ड इधर है। तो सर इस ओवरऑल कहानी का निचोड़ क्या है? आई मीन रहा आपको क्या दिख रही है इस बॉन्ड मार्केट की भविष्य के वो लेकर, जब सेबी आरबीआई रेगुलेटर्स कोशिश कर रहे हैं पुरजोर कि भैया आम लोग भी आए, ये खास ना बनी रहे, उसके बावजूद भी नतीजा उतना निकल नहीं रहा, आगे की राह क्या लगती है? जागरूकता नहीं है, दूसरा कोई ज़्यादा बोलता भी नहीं है। जब सुनने वाला नहीं है तो बोलेगा क्यों? एग्जैक्टली, उतनी बात नहीं होती। तो आपने सुना होगा, मैंने आपको बोला था कि जो हाई रेटेड बॉन्ड्स होते हैं ना, AAA रेटेड बॉन्ड्स होते हैं ना, उनके तो खरीदार मिल जाते हैं। अब रिटेल क्या करता है, छोटे निवेशक क्या करते हैं, वो जो कम रेटिंग वाले जो स्टॉक्स होते हैं ना, बॉन्ड्स होते हैं ना उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, उसमें उनका निवेश बड़ा भी है।
अब जी। एक्चुअली क्या है ना, मैं आपको कहानी बताता हूँ। जो आपने बोला ना कि सार बताइए इसका, सार ये है कि आप एफडीज में पैसा रखते हैं अपना बैंक में, Exactly. ताकि आपका पैसा बढ़े, यानी कि आपको ब्याज मिले, 100 वाला 106 107 हो जाए। जी। ठीक है, अब पैसा तो उतना ही है हर किसी के पास, तो बॉन्ड वाला पैसा या फिर एफडी वाला पैसा ही बॉन्ड्स में आना है। जी। तो आपको पैसे अच्छा तो बनाना है, स्टेबिलिटी भी चाहिए, लेकिन आप करते पता क्या है, आप करते ये हैं कि आप एफडी का विकल्प ढूंढते हैं बॉन्ड्स में। तो रिटेल निवेशक करते क्या है ना, हाई रेटेड बॉन्ड्स में पैसा नहीं लगाते, लो रेटेड बॉन्ड्स में पैसा लगाते, क्योंकि जितना रेटिंग कम होगी ज़्यादा कूपन देना पड़ेगा, ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा। रिस्क रिवॉर्ड पे आ गई बात फिर से। आप लो रेटेड बॉन्ड्स पे क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे कूपन रेट ज़्यादा है, आपको ब्याज ज़्यादा मिलता है। तो उस वजह से आप क्या करते हैं, रिटेल निवेशक लो रेटेड बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं आके। देखिए कहानी कहाँ फंसती, पेंच कहाँ पे है, यही पेंच फंसा यही दिक्कत है। यही कारण भी है कि हमारा जो ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले देखिए ना, बॉन्ड मार्केट अंडर पेनिट्रेटेड है, या फिर इसमें जो रिटेल निवेशकों की भागीदारी है ना, वो आपको कम नज़र आती है। तो निवेशकों की भागीदारी बढ़ाने की ज़रूरत है। अब आगे की राह जो आप पूछ रहे हैं, क्रक्स ऑफ द स्टोरी, लिक्विडिटी इंप्रूव करने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ इन्वेस्टर बेस में सुधार हो। ये वही चिकन एग वाली स्टोरी है, लोग आएंगे तो लिक्विडिटी बढ़ेगी, आप कह रहे हैं कि लिक्विडिटी बढ़ाइए लोग बढ़ेंगे। एग्जैक्टली ये वो वाली बात है। तो मजबूत बॉन्ड मार्केट के लिए आपका एक रेगुलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी होना चाहिए, एक फ्रेमवर्क होना चाहिए, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं। जितना कोई अच्छा लेवल प्लेग्राउंड होगा, उतने ही ज़्यादा प्लेयर्स उसमें आके खेलने की कोशिश करेंगे। तो जितना मजबूत फ्रेमवर्क होगा, रेगुलेशन होगा, उतना ज़्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ता हुआ दिखेगा। तो एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मजबूत होना चाहिए, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। ये भी एक चीज़ है। और कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक टिकट साइज़ जो है ना, उसको और कम किया जाना चाहिए। लाख वाला 10,000 हो गया कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, और कुछ नीचे लाए जाने की बात है। अब अपने अपने राय हर कोई दे देता है, और कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट के विस्तार के लिए से भी हर कोशिश कर रहा है, लेकिन और स्टेप्स लिए जाने की ज़रूरत है। चाहे वो फ्रेमवर्क हो, चाहे वो लिक्विडिटी हो, चाहे वो जागरूकता हो, नए कैंपेन्स रन किए जाने चाहिए, लोगों को लेके आया जाना चाहिए, नई लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ करनी चाहिए। कुछ नहीं, बहुत कुछ होने की ज़रूरत है। और एक चीज़ ये होनी चाहिए कि जब दिमाग में स्टॉक मार्केट आए तो बॉन्ड मार्केट भी साथ में आए, ताकि दोनों का बैलेंस बना रहे, वरना स्टॉक मार्केट ही रहेगा। मैंने बॉन्ड जहाँ बोलना था वहाँ पे स्टॉक बोला, उसका रिएक्शन मैंने देख लिया। नहीं सर, लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि हम, अब आप देखिए ना, मेरे से देखिए ना, आदत है, बॉन्ड्स मुंह पे नहीं आ रहा है, स्टॉक्स आ रहे हैं, देखिए मुंह पे। दैट्स अ बिग रीजन। जब बाजार से जुड़े लोगों के लिए बॉन्ड मार्केट साइडलाइन है और स्टॉक मार्केट टॉप प्रायोरिटी पे है, तो आप आम लोगों के लिए कैसे होगा? तो आई ओपनर इसीलिए ये आज का ज़रूरी था कि आपको ये समझ आए कि बॉन्ड मार्केट भी उतना ही कमाल का है। स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट लीजिए, बट अगर 90% उधर है तो 10% इधर भी ध्यान दीजिए, क्या बुराई है? नहीं। अब इसमें क्या है ना कि एक चीज़ शायद आपको लिखी हुई ना मिले यहाँ पे जी। बॉन्ड मार्केट में आना जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है कि ये आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करता है, डाइवर्सिफिकेशन होता है। वो बोलेंगे बैलेंस और डाइवर्सिफिकेशन एक साथ कैसे? डाइवर्सिफिकेशन इस तरह से पूरा इक्विटी में पोर्टफोलियो बना हुआ है, लोग कहते हैं गोल्ड भी रखिए, बॉन्ड्स भी रखिए, कहते हैं ना बॉन्ड्स, ये वही वाले बॉन्ड्स की बात है। वही बॉन्ड्स है। अब बैलेंस कैसे होता है? इक्विटी हाई रिस्क है, हाई रिस्क हाई रिटर्न। बिल्कुल। बॉन्ड्स में लो रिटर्न हाई स्टेबिलिटी। इस चीज को भी ध्यान में रखिए। अगर बैलेंस नहीं करना है, बड़े खिलाड़ी हैं आप, जोखिम ज़्यादा ले सकते हैं, फिर तो ठीक है, इक्विटी है आपके लिए। जो बड़ा पोर्टफोलियो रखते हैं, पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के बारे में सोचते हैं, डाइवर्सिफिकेशन के बारे में सोचते हैं ना, उनके जहन में बॉन्ड्स आते हैं, उनके लिए ये सारा आज का एपिसोड है। बिल्कुल। तो मेरी आंखें तो खुल गई। आपने मेरी भी खोल दी। स्टॉक्स नहीं बोलना है, बॉन्ड भी बोलना है। तो आज का आई ओपनर इसलिए खास था। अब उम्मीद है हमारी तरह आपकी भी खुल गई होंगी आंखें, और स्टॉक मार्केट के साथ साथ बॉन्ड मार्केट में भी थोड़ा आप इंटरेस्ट बढ़ाएंगे। और अगर सेबी, आरबीआई जैसे अगर रेगुलेटर्स कोशिश कर रहे हैं, तो अपने थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन लाइए पैसे के इन्वेस्टमेंट के लिए। आप भी कोशिश कीजिए, आप भी कोशिश करिए, दिमाग में बॉन्ड भी साथ में आएगा स्टॉक के साथ साथ। नहीं तो आज के लिए इतना ही सर, बहुत बहुत शुक्रिया लोगों का और मेरा मार्गदर्शन। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, काफ़ी टाइम के बाद आपसे करने को मौका मिला। अब आप कहेंगे कि मतलब मैं आ गया हूँ इसलिए कह रहे हैं, लेकिन हर बंदे का एक अपना ही ऑरा होता है, एक अपनी फीलिंग होती है व्हेन यू टॉक टू देम।
तो एक अलग अंदाज से आपसे बातचीत होती है, तो और भी मज़ा आता है जब ऐसे आपने जो खींचा ना बॉन्ड और स्टॉक के नाम पे मिल चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए, और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी देर हम लोगों को सुनने के लिए। डेफिनेटली आज का जो एपिसोड है वो हमारे लिए खास रहा, तो आपके लिए भी उतना ही खास रहेगा, और आगे आपके दिमाग में बॉन्ड आएगा डेफिनेटली। शुक्रिया।